नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर राजधानी में यूं कहें कि जो पारा हाई है राजनीति का सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में, वो लगातार देखने को मिलता रहता है और देखने को मिलता है कि कैसे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिसपे वो तंज कस सके सीएम योगी पर। आपको बता दें विनय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 45 दिनों बाद ये जमानत मिली है। इसके बाद से कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो हाथा बनाम मठ की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हाथा और मठ को लेकर के जो जुमलेबाजी है या पोस्टरबाजी है वो भी देखने को मिली थी। अब जब वो बाहर आएंगे, क्योंकि हरिशंकर तिवारी के बाहुबली हरिशंकर तिवारी थे, उनके बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, उनको जमानत मिल गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हाथा बनाम मठ की एक बार लड़ाई जो कुछ दिनों पहले तक देखी जा रही थी, पोस्टर्स में देखी जा रही थी, जुमलों में देखी जा रही थी, ट्विटर पे देखी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं उनके बाहर आने के बाद ये एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि राजधानी में कुछ ऐसे ही पोस्टर्स दिखाई दे जहां पर हाथा और मठ को लेकर के जो टिप्पणियां हैं, यूं कहें जो पोस्टर वॉर होगा वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं और दिल्ली एनसीआर में इसको लेकर के अभी से भी लोग सतर्क मोड पर आ गए हैं और लोगों को हिदायत बरतने की बातें भी कही जा रही है कि लोग हिदायत बरतें, क्योंकि एक बार फिर से कई जगहों पर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इसी को लेकर के एहतियात के रूप में लोगों से सारा सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। ये महत्वपूर्ण खबरें थी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड बता दें आपको कि हमारी मौजूदगी जो है इसमें जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने है और यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या है पूरा मामला आप लोगों से जानते हैं और किस विभाग से है। एक्चुअली ये बेसिकली शिक्षा विभाग से है और क्या इनकी अपनी मांगे हैं। अभी सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार जी आए थे और उनको इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया। इन लोगों का जो धरना था वो विकास भवन में बड़े स्तर पे रहा और इस धरने में अभी जब आईबीसी 24 को पता चला तो यहाँ पे आए और देखा गया किस चीज का लेकर के है। तो अपनी विशेष मांगे काफी मात्रा पे आप देख सकते हैं। ये पोस्टर भी लिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षकों का चयन वेतन बहाल किए जाने हेतु सांकेतिक धरना ज्ञापन कार्यक्रम। तो इस तरीके से ये SC/ST टीचरों का एसोसिएशन रायबरेली उत्तर प्रदेश का है। तो इसको लेकर के अपनी इनकी मांगे हैं और उसको लेकर के क्या है आपसे बात करते हैं लोग जो धरने पे बैठे हुए। सर किस चीज को लेकर आप लोग ये धरना कर रहे हो और क्या डिमांड है आपकी? मैं आसाराम जिलाध्यक्ष SC/ST टीचर वेलफेयर एसोसिएशन जनपद इकाई रायबरेली का हूँ। हम लोग का जो सिलेक्शन ग्रेड पे 10 साल सेवा पूर्ण करने पर, संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर मिलना चाहिए, वो 2020 था। बीएसए महोदय ने 2020 से लेकर आज 2025 हो, केवल हम लोग इसलिए प्रताड़ित हैं क्योंकि हम अनुसूचित जाति से संबंधित, जबकि हमारे साथ नियुक्त शिक्षक जुलाई 2024 में अपना चयन वेतनमान प्राप्त करता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हम लोग माननीय हाईकोर्ट भी गए, वहां पर बीएसए महोदय ने अपना हलफनामा लगाया, निस्तारण दिया कि सामान्य शिक्षकों की भांति इनका भी जुलाई 2024 से चयन वेतनमान दे दिया जाए। पत्र भी जारी किया, हलफनामा लगाने के पूर्व का पत्र भी जारी किया, लेकिन अपनी फाइल में इन्होंने बंद रखा। जब हमें प्राप्त हुआ कोर्ट से, हमने पूछा तो उन्होंने कहा इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। अभी तक उनकी कार्रवाई चल रही है, कंटिन्यू। अखंड ओवरऑल अगर बात करें तो बेसिकली बीएसए के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है और बीएसए जो है समान वर्ग के लोगों को जो मिल रहा है, इन लोगों को वो चीजें जो इनके विभाग से भी पारित हो चुका है, लेकिन बीएसए रायबरेली के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। और जो 2024 में इनको मानदेय मिलना चाहिए था सामान्य के बराबर, वो मानदेय इन लोगों ने मिला। इनका कहना है कि हम अनुसूचित जनजाति से हैं, इस वजह से या हमें ये जो मिलना चाहिए। 2024 बीएसए ने इनकी फाइल दबा के रखी है। जब इनसे पूछा जाता है तो इनको हीला हवाला देते नजर आते हैं बीएसए रायबरेली। और आईबीसी 24 इसके पहले भी इन लोगों की कवर कर चुका है। और ये जिला अधिकारी हर्षिता माथुर जो है, जब उनसे भी इन लोगों ने बात करी तो इनका अपना क्या कहना है उनसे भी पूछेंगे। फिलहाल पूरा मामला बीएसए रायबरेली के खिलाफ है। जी
इंद्र जी, एक सवाल ये मन में आ रहा है कि सबसे बड़ी बात ये बता रहे एससी एसटी जो भी शिक्षक हैं उनके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या सवाल ये है कि जो सामान्य वर्ग के शिक्षक इनके साथ तैनात थे तो क्या जो मानदेय क्या उनको मिल रहा है, इनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा है क्योंकि इनसे पूछिए जरा, क्या जो इनके साथ जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी सामान्य वर्ग के लोग, क्या उनको मिल रहा मानदेय, क्या एससी एसटी लोगों को नहीं मिल रहा है? ये बात जो कह रहे हैं इसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। जी। ये बताइए कि जो सामान्य लोग आपके साथ थे जिनकी तैनाती हुई थी, क्या उनको ये मानदेय मिल रहा है? जी, जुलाई 2024 से उनका चयन वेतनमान सामान्य वर्ग सभी शिक्षकों का लगा हुआ। यहाँ तक नहीं, लगा हुआ नहीं, मिल रहा है, नहीं मिल मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ तक कि जो मुझसे जूनियर हैं उनको भी मिल, उनको 2022 से मिल इंद्र जी, एक सवाल ये पूछिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सामान्य वर्ग और एससी एसटी और ओबीसी अलग अलग किया जाए? क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या कि सामान्य वर्ग अलग होगा, ओबीसी एसटी अलग वर्ग अलग होगा? क्या जो ये पैमाना बना है, क्या सामान्य एससी एसटी ओबीसी वर्ग बनाकर बनाया कि कोई पैमाना होगा ना? क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये ओबीसी और एससी एसटी वर्ग को उससे वंचित कर दिया जाएगा और सामान्य वर्ग को आगे कर दिया जाएगा? ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? मैं आपका सवाल लेता हूँ। हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे जो है अखंड, जो है हमारे यहाँ एंकर है अंकट राजी, उनका कहना है कि क्या ऐसा जो एक्ट बना था, क्या उसमें सामान्य और पिछड़ों को और जनसूची को अलग करके बनाया गया था कि कुछ पर्टिकुलर रूल था या सबके लिए बराबर था? नहीं, ऐसा बेसिक शिक्षा नियमावली में नहीं, कदापि नहीं है। हाँ। 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत ये दिया गया प्रतिफल। जिन्होंने 10 वर्ष सेवा दी है बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई। नहीं समझा, मैं फिर से बताइए। जो कोई भी कर्मचारी अनवरत अगर 10 साल तक सेवा करता है हाँ। एक ही पद पर, हाँ। तो उसको चयन वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, बशर्ते उसको कोई दंड ना मिला। अच्छा, कोई दंड मतलब कहीं कोई पनिशमेंट ना हो, कभी उसके लाल कलम ना चली हो उसके ऊपर? क्या दिया? पत्रावली में 300 ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन वेतनमान बाधित किया गया है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी शिक्षक के ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अब दूसरा, इसमें बीएसए का क्या रोल होगा, क्या रोल है, क्यों वो आप लोगों का रोक के बैठे हैं? मात्र केवल जातीय द्वेष, क्योंकि जब उन्होंने अपना पत्र निर्गत किया 25 अप्रैल 2024 को, इस समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया, इनकी पत्रावलियां भेजी है, मैं लगाऊंगा 2024। वो पत्रावली है कहीं आपकी जो आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में? दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, जो वो सामान जब सबके लिए जारी हुआ। अखंड, बेसिकली ये जो इनका कहना है कि सिर्फ जातिवाद के वजह से, बिल्कुल, जातिवाद की वजह से बीएसए ने रोक रखा है। बहुत बड़ा सवाल है बीएससी के ऊपर जिम्मेदारी होती है जिले की। तो ऐसे में ऐसा ये पहला मामला हुआ कि जाति देख करके किसी का वेतनमान या फिर उसमें जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है, सामान्य वर्ग के लिए अलग कार्रवाई की जा रही है, एससी एसटी वर्ग के लिए अलग कार्रवाई की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके देखिए, अगर ये 1 साल से, उसके पहले से भी लगभग इन लोगों ने जो है ये मांग रखी है, और 1 साल से तो हम लोग कभी कंटिन्यू, मैं दूसरी बार IBC 24 खुद कवर कर रहा है। एक बार मैंने और किया था जब ये 4 से 10 लोग आए थे, और बड़ी दूर दूर से भी लोग, बड़े दूर दूर से, चूंकि जहाँ पे इनका कार्य कार्यरत है वहां से भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आउटर से भी शिक्षक है यहाँ पे, जो कि समय निकाल कर उतनी दूर से आते हैं और छुट्टी लगा के आते हैं बाकायदा। ऐसा नहीं कि बिना बिताओ इनपुट बिना दिए वो आए और वहां पे स्कूल का, ये लोग उस नियम कायदे के जो है हिसाब से चल रहे हैं और बाकायदे छुट्टी लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि उस प्रणाली में जहाँ पे ये शिक्षक है वहां की सुविधाओं में या वहां की जो कुछ ऐसी सुविधाएं जो जिसको असुविधा हो बच्चों को पढ़ाई में, वहां का अपना चार्ज दे करके जो हेडमास्टर हो गया, तो ये लोग उसका भी पालन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करने वाली भाजपा सरकार, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं, वहां पे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर ऐसा है तो आई एम नॉट श्योर, बट अगर दिस इज रॉन्ग कि पर्टिकुलर यूज जजमेंट ऑफ द जो है कि इन रिलीजन, देन उसको देख करके आप डिसीजन लेके बैठे हो कि ये हरिजन है और ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये फलाने हैं, तो इसको लेकर के ऐसे अधिकारी के खिलाफ अगर, देखिए मैं यहाँ कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आप इनकी जातिवाद को लेकर के, बीएसए साहब ऐसा है, लेकिन मैं बीएसए से भी इस टॉपिक पे बात करूंगा, मैं इस पक्ष को लेकर के नहीं, इनका मैंने सुना, तो उसके बाद माथुर जो मैडम है उनसे भी बात करूंगा कि आखिर ये कितने दिन से मामला चल रहा है। और हम जी ये संवेदनशील मुद्दा होता है, इस संवेदनशील मुद्दे पर बीएसए जैसा अधिकारी इस तरीके की, मुझे नहीं लगता कि लापरवाही या इस तरीके की कोई बात करेगा, वो भी रिटर्न में। अगर ये रिटर्न डेफिनेटली इनका अपना, ये इनका पक्ष हो सकता है। इंद्रवीर, आपको बीएसए का भी पक्ष जरूर जानना चाहिए कि
देखिए मैं एक बार कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि ये लेटर है जो इनको जारी किया गया बीएसए के पास, और ये लेटर मैं बीएसए के पास लेकर भी जाऊंगा, और ये बाकायदे लेटर है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं हमारे दर्शक IBC 24 के। सुनिए इंद्रवीर, इनसे पूछिए वो लाइन कहाँ लिखी है जिसमें SC ST का जिक्र है, वो लाइन बस पढ़ के आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को, हम भी देखें, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। बताइए SC ST वाला जो लिखा हुआ है। 16/7/2000 से शिक्षकों के जन्म वेतनमान का लाभ उनकी पदोन्नति थी। 16/7/2014 के आधार पर 10 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवाएं पूर्ण करने पर दिनांक 16/7/2000 मैं पढ़ता हूँ। अगर देखिए इसमें ये लिखा हुआ है सीधे सीधे कि अनारक्षित श्रेणी के माह फरवरी 2009 में नियुक्ति शिक्षकों की पदोन्नति दिनांक 16/7/2014 को हुई है, तथा इन शिक्षकों को चयन वेतन का लाभ उनकी पदोन्नति तिथि 16/7/2014 के आधार पर 10 वर्ष के संतोषजनक अविरल सेवाएं पूर्ण करने पर दिनांक 16/7/2024 से दे है। इसी प्रकार आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जनपद रायबरेली में माह फरवरी 2009 में नियुक्ति याची शिक्षकों को भी अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों को की भांति दिनांक 16/7/2014 से पदोन्नत मानते हुए दिनांक 16/7/2014 से नियमानुसार 10 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवा पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 16/7/2024 से चयन वेतन का लाभ अनुमान्य किया जा सकता है। ये है। आप एक काम करेंगे इंद्रवीर, एक बार ये तो देखिए, एक ये होती है कि एक आधिकारिक भाषा होती है और जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, एक बार बीएसए जरूर पूछिएगा कि आखिरकार जिस तरीके का आरोप ये जो यहाँ पर बैठे हुए शिक्षक हैं लगा रहे हैं बीएसए के ऊपर, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है कि SC ST होने के नाते उनको इन सारी चीजों से वंचित किया जा रहा है, तो बहुत बड़ा आरोप है। उनका क्या वर्जन है जरूर बताइएगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या जो आरोप इन शिक्षकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं बीएसए के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष के अपने अपने दावे होंगे, वो क्या कहते हैं ये भी जरूर जानना बेहद जरूरी होगा। इंद्रवीर इसमें बात कीजिएगा बीएसए से और हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल आदर्श हमारे से जुड़े हुए हरदोई से, आदर्श कौन सी बड़ी खबर है? अगर आज हम बताना चाहेंगे कि कन्नौज जनपद में जो लड़की को एक नर्सिंग होम में लेकर एक जो घटना हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कन्नौज के सारे हरदोई भी आक्रोशित है। यहाँ पर अखिल भारतीय वैश्य समाज के लोगों ने हरदोई SDM को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को लेकर उसमें मांग की गई कि उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाए, और क्या है पूरा मामला ये हम उनसे जानकारी जी, क्या है पूरा मामला, किसको आपने ज्ञापन दिया? हमारे अखिल भारतीय वैश्य समाज एकता महासभा आज हरदोई में जो हम लोगों ने ADM साहब को ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मैं छिबरा बहू हमारे वैश्य समाज की एक राजेश कुमार गुप्ता, उनकी पुत्री रुचि गुप्ता को हॉस्पिटल में, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ डॉक्टर वहां पर वैभव जी हैं, और कुछ डॉक्टरों ने वहां हो गई, तो हम लोगों ने, हमारे वैश्य समाज ने वहां मांगे रखी और वहां पर न्याय की मांग करी। तो वहां पर इसको छिबरामऊ और सीओ छिबरामऊ ने वहां पर पुलिस लाठीचार्ज करवा दिया। उसमें कुछ वैश्य समाज के लोग और कुछ सर्व समाज के लोगों के चोटें आई। हम लोग उसके न्याय की मांग करते हैं, और उसी की मृत्यु के लिए मैं उनके परिवार के लिए मैं मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूं कि 50 लाख की धनराशि प्रदान की जाए और दोषियों को दंड दिया जाए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं पर अखंड अब देखना चाहे कि कन्नौज की आग हरदोई तक पहुंच चुकी है। अब हरदोई में न्याय की मांग को, उस बेटी को न्याय की मांग को लेकर हरदोई SDM को एक ज्ञापन दिया गया है। जी अखंड जी। आदर्श, क्या इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि इस तरीके से लोग लगातार अब CM योगी से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो? अगर वहां पे ही कार्रवाई हो गई तो इस तरीके से जो वैश्य समाज का जो गुस्सा है वो इस तक कदर नहीं आता कि अब एक जो आग है वो अब कन्नौज से हरदोई तक पहुंच गई है। तो क्या जो कार्रवाई है, जो आश्वासन है, किसी तरीके के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, सीधे CM योगी से गुहार लगा रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई के बाद ही ये लोग संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं, हम बता दें अभी कन्नौज में नंद गोपाल नंदी मंत्री जी गए हुए थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था और कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी है, लेकिन उनके परिजनों को 50 लाख रुपए देने की भी यहाँ पर मांग रखी गई है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अखिल भारतीय वैश्य समाज जो असंतुष्ट ही दिखाई दे रहा है। जी अभी जानकारी, ये जो पूरा मामला है इससे क्या अभी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं? वहाँ पर डॉक्टर लोग गिरफ्तार करे गए हैं, और अभी सभी नहीं गिरफ्तार करे गए। 2 डॉक्टर वहां पर खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तार करे गए हैं,
जिससे कि मामला शांत हो जाए। वहाँ मामला शांत नहीं है। वहाँ पर नंद गोपाल नंदी जी भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने की बात कही। और माननीय हमारे नितिन अग्रवाल जी जो आबकारी मंत्री हैं, उन्हें भी आश्वासन दिया, उनके परिवार से मिले भी और उनका परिवार को भी आश्वासन दिया गया। और हम लोग अखिल भारतीय वैश्य समाज एकता महासभा हरदोई नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की वैश्य समाज आह्वान करता है कि जब तक दोषियों को दंड नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग इसी तरीके के कार्रवाई करते रहेंगे और अनशन चलता रहेगा। तो यहाँ पर अनशन को लेकर भी एक चेतावनी दी गई कि यदि उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई तो हड़तालें जारी रही, अनशन भी बैठ सकते हैं। जी अखिल। बिल्कुल आदर्श, अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नंद गोपाल नंदी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो आश्वासन मिला उस पर क्या कार्रवाई होती है और ऐसी नौबत ना आए कि अनशन जैसी स्थिति पैदा हो। सरकार को इस पर जरूर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। ज्ञानेंद्र हमारे से जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से फिर से वही हाईवे की ही बात करेंगे। देखिए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, फिर से 4 लोगों को जो है दर्दनाक ट्रक से जो है एक्सीडेंट हुआ है। बाइक सवार थे और ट्रक ने पीछे से आके टक्कर मार दी। फिर से वही हाईवे, फिर से वही जगह, फिर से वही स्पॉट, फिर से वही चीजें और फिर से वही रिपीट। 24 घंटे क्या, हम 12 घंटे की बात करेंगे। 12 घंटों के अंदर फिर से 4 लोगों का दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाना सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप लगातार 3 दिन से खबर दिखा रहे हैं और पहले दिन से भी आप इस चीज को बता रहे हैं। जब ब्रेकर बना, इंडिकेटर चेसिस टूट गई ट्रक की, उसके बाद 2 गाड़ियों को, एक ट्रक ने 2 जो बाइक सवार थे उनको कुचल दिया, आगे कुछ और लोग को कर दिया, फिर 4 लोग की और मौत हो जाती है। क्या इतनी खबर दिखाने के बाद भी एनएचएआई के अधिकारी, जिला प्रशासन क्या अभी तक नींद से नहीं जागा है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार और कितनी घटनाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं ये जिला, जो भी एनएचएआई के अधिकारी जिम्मेदार हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं? देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो जिम्मेदार अधिकारी इस पे कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे। सीधी सी बात है, मैंने कल रानीगंज एसडीएम से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने फोन ना उठाना उचित समझा। और दूसरी बात कि एनएचआई के अधिकारियों का तो फोन ही लगना उचित नॉट रीचेबल रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ के दौरान तो उनसे मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया और कांटेक्ट हुआ भी और उन्होंने साफ तौर पे सारी चीजें बताई भी। लेकिन अब कुंभ के खत्म हो जाने के बाद एनएचआई के अधिकारी फोन ना उठाए और फोन ना लगे, सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। और दूसरी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो पूरा रूट है, अगर मैं बात करूं लालगंज, जहां से प्रतापगढ़ का बॉर्डर शुरू होता है, सलवन एरिया जिसे कहते हैं, वहां से ये पूरा एरिया जौनपुर तक में टर्निंग इतनी है कि आपको पूरी तरीके से इसको अंधा मोड़ जिसे कहा जाता है। और टर्निंग आपको सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा। अगर कभी कोई भी टीम यहाँ पे जाना चाहे, और साफ तौर पे मैं उन अधिकारियों को भी कहूंगा, देखिए आपके गाड़ियों में बत्ती लगी हुई होती है, हूटर लगा हुआ होता है, तो आगे से व्यक्ति सुन लेता है। लेकिन और की गाड़ियों में उतनी तेज, अगर आप बहुत हाई लेवल का हॉर्न लगा ले तो आप उनका चालान करना शुरू कर देते हो, तो हाई लेवल का हॉर्न भी नहीं लगा सकते। टर्निंग इतनी हैवी है कि वहां पे आपने कोई भी एक इंडिकेशन भी नहीं रखा हुआ है कि आगे इतने पॉइंट पे टर्न है, इतने मीटर पे टर्न है। देखिए, तो 24 घंटे भी नहीं बीते ही तकरीबन दूसरी घटना है। और दिन भर वहां ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही पहली बार, लगातार वहां पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्योंकि टर्निंग के हिसाब से अगर दिन में भी बात करें तो 2 से 3 कर सकते हो ना, ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित तो कर सकते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं उस जगह पे घटित हो रही हैं, लगातार वहां पर लोग दम तोड़ रहे हैं, कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, कितने लोगों की जान जाने के बाद जागेंगे? बिल्कुल अखंड, मुझे एक घटना याद है कि ये 2017 या 18 के आसपास की घटना है। इसी सन के आस-पास की है घटना। वहां से एक बस आ रही थी जो कि बनारस से चल के दिल्ली को जाती है और उसका कटरा में स्टॉप था। वो पहले बॉर्डर पे ही रुकती है, वहां पे लोगों को खाना पीना नाश्ता कराती है। फिर उसके बाद वहां से जैसे ही निकलती है, फतेहपुर थाना दाखने के बाद एक टर्न पड़ता है गौरा के बीच में ही, गौरा ब्लॉक है, वहां से थोड़ा सा आगे एक टर्न पड़ता है। काफी खतरनाक टर्न है, उसे अंधा टर्न कहा जाता है। वहां लोग कहते भी हैं उसे अंधा टर्न कहते हैं। वो बस टर्निंग नहीं समझ पाई, जबकि उस बस का डेली का रूटीन था और ड्राइवर डेली का था, लेकिन उस टर्न को वो नहीं समझ पाई। और गर्मी का सीजन था, कोई ठंडी का सीजन नहीं कहेंगे कि हाँ चलिए कोहरा था, कोहरे के कारण जो है टर्न नहीं समझ में आया लेकिन वो टर्न के कारण वो सड़क से उतर के पूरी की पूरी बस पलट गई थी, जिसमें मेरे 5 से 6 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हुए थे।
तो देखिए ये ऐसी घटनाएं काफी हुई हैं और वहाँ ये पूरा एरिया, मैं भूपिया मऊ से स्टार्ट करूंगा, ये पूरा एरिया और मुगरा बादशाहपुर तक, जो कि जौनपुर में लगता है, मुगरा बादशाहपुर तक काफी भयानक टर्न है, लेकिन कोई भी इंडिकेशन नहीं लगाए गए हैं। 4 लोगों के जो है एक्सीडेंट हुआ है, क्रिटिकल स्थितियों में है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों को स्वरूप रानी एडमिट कराया गया है। लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं और हम ही नहीं उठा रहे, यहाँ की सारी मीडिया उठा रही है। पहली बात तो आपने जो ब्रेकर बीच में नेशनल हाईवे में बना दिए है, काफी यात्री बाहर आते हैं, काफी बड़े बड़े नेता भी आते जाते हैं। ये रूट ऐसा है, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आप ये पूरी खबर बता रहे हैं और खबर बताने के दरमियान जिस तरीके से इन लोगों की लापरवाही है, क्योंकि इतनी खबर चलने के बाद भी वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो अभी भी सो रहे हैं, अगर उनको कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए, कोई तो स्पॉट होगा। आप कोई खबर दिख रही है इतने लोगों की वहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई अगर समस्या कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तब जागने से क्या फायदा? बिल्कुल, अगर किसी की जान चली जाएगी तब जागने से क्या फायदा? एसडीएम से भी मेरी बात, मैंने फोन लगाया था, फोन उठाना उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन मैंने फिर उसके बाद वहां के सर्कल ऑफिसर को मैंने फोन लगाया था, सीओ रानीगंज को मैंने फोन लगाया था, तो उन्होंने इन सब सारी पॉइंट को तो नोट किया है, लेकिन धरातल पे कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। मैंने फिर एसएचओ को भी फोन लगाया था, उन्होंने भी कहा कि देखिए अभी तो मैं नया आया हूं, लेकिन हाँ आपने जो पॉइंट्स बताए हैं मैं उनको नोट करता हूं, लेकिन धरातल पे आप कब लेकर आएंगे? आप यही पुलिस कहती है कि एक्सीडेंट हाईवे पे बहुत होते हैं, हाईवे के तो देखिए, ये तो बचने का एक तरीका मात्र है कि आप ये बच करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन आपको एक्सीडेंट ना हो इसके लिए कार्रवाई करनी है, इसके लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करने हैं कि इस तरीके से अगर इतने सारे अंधे मोड़ वहां पर हैं, ब्लाइंड टर्न्स हैं जो लोगों को नहीं दिखते हैं, जो नए लोग हैं, जो जानकार हैं, जो वहां से गुजरते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उस रास्ते से नए गुजरते हैं, हाईवे है, तो कम से कम उसके लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था, कोई ना कोई इंडिकेशंस, कुछ ना कुछ जरूर लगाने चाहिए कि आगे होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता ये कह करके कि हम एक्सीडेंट को रोक नहीं सकते। आप एक्सीडेंट को बिल्कुल रोक सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं रोक सकते हैं। आपको रोकने के लिए क्या कदम उठाने होंगे, इस पे जरूर काम करने चाहिए। ज्ञानेंद्र, अगर एसडीएम फोन नहीं उठाते हैं तो डीएम के पास जाइए और पूछिए कि आखिरकार जो जिम्मेदार लोग हैं, सीओजी नंबर हमें खाना खाने के लिए आपको बुला नहीं रहे, इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं कि कोई हमें बर्थडे पार्टी में आना है, किसी घर के किसी कार्यक्रम में आना है। हम जनता के हित से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, उसके लिए आपको फोन कर रहे हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है, फोन उठाना आप उचित नहीं समझते, तो बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया एक अधिकारी का, जिसकी कंधों पर इस तरीके की जिम्मेदारी है, तो कम से कम आप एक उससे भी बड़े अधिकारी डीएम के पास जाइए और इस बारे में, इस बाबत बात करिए कि आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है। रोज आए दिन वहां ना कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं, जरूर बात कीजिए ज्ञानेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े सिद्धार्थनगर से। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि डुमरियागंज विकास खंड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पटखौली है, जहां जो है सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है, ग्राम पंचायतों का सफाई करना, लेकिन उस ग्राम पंचायत में एक महिला नियुक्त है जिसका पति जो है 10 से 15 दिन में कभी कभार उस गांव में आता है और सफाई करके चला जाता है। एक तरफ सरकार लगातार ऐसे सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायत नियुक्त करती है, ग्राम सभाओं की व्यवस्था के लिए उसे पैसा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की स्थिति काफी बदहाल है। एक वीडियो मेरे द्वारा भेजा गया, जिस तरीके से वहाँ आप दिखा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या बयान सामने आया है। अच्छा ब्रिजेश, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है वो तनख्वाह देती है, दिन के हिसाब से देती है क्या, कि एक दिन 10-15 दिन में आ गए, एहसान करने आए हैं क्या? अगर नियुक्ति आपकी हुई है सफाई कर्मचारी के रूप में, तो आपको सफाई करने से परहेज क्यों? और नियुक्ति आपकी पत्नी की हुई है, आप आके सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के लिए क्या कोई किसी की जगह पे जाके नौकरी करता है? इस तरीके का ही काम चल रहा है, वो भी 10 से 15 दिन में आके आप अपनी ड्यूटी निर्वहन कर रहे हैं, तो फायदा क्या? सैलरी भी एक दिन लीजिए, एक दिन की लीजिए, क्यों तनख्वाह ले रहे हैं पूरे महीने की? भाई 10 दिन का आना है तो महीने में अगर आपने बना रखा है 10 दिन पे आएंगे तो 3 दिन की तनख्वाह उठाइए, 30 दिन की क्यों उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके का देखिए जो विजुअल भेजा गया है और वहाँ के लोगों का जो बयान आया, आप देख सकते हैं विजुअल में कि साफ तौर से जो नालियां हैं पूरी तरीके से गंदगी से बजबजा रही हैं, और जब ग्राम पंचायतों में कोई सफाई कर्मी आता ही नहीं है तो फिर ग्राम पंचायतों का सफाई होगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, जब इसको लेकर के डुमरियागंज एडीओ पंचायत, जिनकी जिम्मेदारी होती है जो ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करें कि ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी जाता है कि नहीं, जब मुझसे इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके द्वारा हमको जानकारी मिली है और मैं उस ग्राम पंचायत का निरीक्षण करवाता हूँ। अब ये निरीक्षण करवाएंगे या फिर खाना पूर्ति होगा, ये तो सोचने वाली बात होगी अखंड। लगातार इतने दिनों से तो आप खबर दिखा रहे हैं ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई, ग्राम प्रधान के कारनामे,
बहुत से और अन्य अधिकारियों के कारनामे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कार्य प्रणाली बनी हुई है इन लोगों की, ऐसा लगता नहीं कि कोई कार्य करेंगे, केवल खाना पूर्ति ही करते हुए नज़र आएँगे। अगर लोग शिकायत कर रहे हैं, वहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और कुछ दिनों के बाद बरसात होगी। जब अभी नालियों का ये आलम है, तो आने वाले समय में तो जो पानी बहेगा बरसात का, तो ऊपर से निकलेगा तो हर जगह तो जलभराव जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी। तब क्या करेंगे आप? पहले से ही कोई योजना पे कार्य किया जाता है ना कि क्या इंतज़ार करते हैं क्या कि जब कोई चीज़ें होंगी तब हम उस समय आके करेंगे? कम से कम जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनका ही आप संज्ञान लेकर के उसको कार्रवाई करें। देखिए, जिस तरीके से सरकार पैसे तो खर्च कर रही है, लेकिन कुछ विभागीय जो कर्मचारी हैं, उनकी संलिप्तता के कारण ग्राम पंचायतों में सफाई नहीं हो पाता है। अधिकतर ग्राम पंचायतों में यही देखा जाता है कि हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाएँगे और किसी भी अन्य व्यक्ति को 100, 200, 500 दे करके सफाई करवा लेंगे। फिर इसके बाद वो ग्राम पंचायत में देखने के लिए नहीं जाएँगे। सरकार उन लोगों को कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपया मंथली वेतन दे रही है। जिसका जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है, सरकार जो चाहती है कि ग्राम पंचायतों में विकास हो, सफाई की व्यवस्था सही हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना पैदा होने पाए, लेकिन यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायतों में ही नहीं जाना चाहते हैं। दिक्कत यही है ना कि सरकार तो चाहती है कि ग्राम का विकास हो, तमाम इसीलिए फंड भी देती है और लोगों को नियमित रूप से वहाँ पर तनख्वाह मिल भी रही है, लोगों को लगाया भी गया है। लेकिन वही दिक्कत है ना कि जिस तरीके से ग्राम के विकास में जो बड़े अधिकारी हैं, वो बाधा डाल रहे हैं, निचले स्तर के भी कर्मचारी अपनी ज़िम्मेदारी से पूरी तरीके से भागते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन ना करके केवल और केवल सैलरी उठाने के लिए किया गया कार्य कर रहे हैं बस, कि किसी तरीके से हमारी तनख्वाह आ जाए और उसमें भी इन लोगों की मिलीभगत है। कहीं न कहीं कुछ लोग सुनने में आता है कि पैसा देते हैं जाकर के कि उनकी तनख्वाह ना रोकी जाए और गाँवों की जो स्थितियाँ हैं वो लगातार जस की तस बनी हुई हैं। विकास के नाम पर किस तरीके से लूट मची हुई है, लोग विकास के नाम पे पैसा निकालते हैं लेकिन उसका जो उपयोग है, वो विकास कार्यों में किया ही नहीं जाता है। तमाम ऐसी खबरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा कि आखिरकार कब तक यही रवैया अपनाते रहेंगे ये कर्मचारी। अगर एक निचले स्तर का कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप अगर इतने बड़े पद पर बैठे हैं, तो क्या करने के लिए बैठे हैं, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, उनसे ज़रूर ये सवाल कीजिएगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? इमरान अनम्यूट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हेलो अगर आवाज आ रही है। बताइए। हाँ, आ रही है, बताइए आप। देखिए अगर मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बिजनौर में एक देर रात एक बड़ा जो है दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है किसी लेन देन को लेकर के। उसके बाद जो है एक गुट ने जो है गोली चलाई, वहीं पास में खड़े एक लगभग 12 से 13 साल के बच्चे के पैर में गोली जा लगी और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी तो उसे जो है जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं कहीं ना कहीं पुलिस भी जो ये इस तरीके के लोग होते हैं वो लोग जो है पुलिस से जो है बेखौफ और अपनी बदमाशी जो है पूरी तरीके से अपनाते हैं और गोली आए दिन गोली की घटनाएं जो है सामने आ रही है बिजनौर से। वहीं जो घायल बच्चा है उसको जो है मेरठ रेफर कर दिया गया है और मेरठ जो है अब उसका इलाज चल रहा है। जी अखिल, इलाज चल रहा है। इमरान, एक छोटे बच्चे को इस तरीके से गोली लगी है, क्या जिन लोगों ने गोली चलाई या जिसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या वो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं या पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं ये लोग? देखिए पुलिस की गिरफ्त से अभी लोग ये लोग बाहर है और पुलिस जो है पूरी छानबीन कर रही है। सुबह भी मेरी बात यहाँ के जो क्षेत्र अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर से कहना है कि हमने टीमें लगा दी है और इस तरीके के जो भी लोग हैं वहाँ आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये दोनों गुट कौन थे और कहाँ के रहने वाले हैं और इस तरीके की घटना जो है कौन लोग कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है गोली का पहले भी मामला सामने आ चुका है। जी, तो बिजनौर में अगर इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं इमरान, और अगर पुलिस इस तरीके से बातें कह रही है कि हम सीसीटीवी कैमरे खंगालेंगे, पता करेंगे कौन लोग थे, तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे ना कि पहले भी जब इस तरह की घटनाएं घटित हो गई तो आप कर क्या रहे हैं? क्या और इंतजार करें क्या? और घटनाएं घटित होती रहे किस तरीके से? क्या लगातार इंतजार कर रहे हैं क्या? ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर यहाँ एसपी अभिषेक झा हैं फिर भी उसके बावजूद भी जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और वो बेखौफ अपनी बदमाशी जो है चरम सीमा पर
पहुंचा रहे हैं। और ये इस तरीके के जितने भी ये स्कूली छात्र हो या ये कोई ग्रुप बंदी गुट हो, ये आए दिन रातों को जो ये ढाबे होते हैं वहां पर जो है बैठते हैं, बैठकर खाना पीना खाते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़े करते हैं और एक दूसरे के जो है गोली बाजी करते हैं। जी अखंड। ऐसे हुड़दंगियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और तमाम ऐसी खबरें भी आती हैं कि पुलिस ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान लगाती है। इस जहां पे ढाबे होते हैं वहां पर जाकर के ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ अभियान चलाती है। लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, क्या वो दिखावे पे टीवी पे दिखने के लिए चलाए जाते हैं क्या? उनका कम से कम कहीं दिखता तो असर तो दिखना चाहिए ना, कि अभी भी मंचलों का हौसले इतने बड़े हुए हैं कि इस तरह की कार्रवाई को या इस तरीके से गोली चला के कहीं फरार हो जा रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली है। तो जरूर पूछिएगा एसपी साहब से एक बार फिर से कि आखिरकार इस तरीके से जो मनचले हैं, जो मनबड़ है, इस किस्म के जो अपराधी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये कब तक यूं ही इस तरीके से अपने मंसूबों को अंजाम देते आएंगे और यूं ही गोलीकांड को अंजाम देते रहेंगे, और अगर पुलिस के हाथ कब तक ऐसे ही खाली रहेंगे? जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में हमने आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।